हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेक डबल ई अड्डा पे। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम यूपीएससी का सी सेट वाला जो पेपर आया था उसके मैथ वाले क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। ये मैथ का क्वेश्चन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए हम आपको एनटीपीसी का जो भी पेपर देने वाला है एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट करेगा। प्लस जो सी सेट का एग्ज़ाम जिनका होना है उनके लिए तो ये वीडियो एक तरह से काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर आप सॉल्व करोगे तो हो सकता है आपको यहाँ से कुछ फ़ायदा मिल जाए। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन जो है, यदि आपके पास दो सीधी 7.5 फुट 3.25 फुट की छड़ है तो आप कम से कम कितनी लंबाई नाप सकते हो। कम से कम तो एलसीएम, लेकिन ये तो क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा आपका। 3.25 दिया है, एक की लंबाई दी है 7.5, तो अगर एक बार छोटे वाले से नापेंगे तो 3.25 आएगा, लेकिन अगर इसको दो बार में नापेंगे तो टोटल डिस्टेंस आपकी आ जाएगी 6.5। 3.25 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6.5 फुट की डिस्टेंस आप दो बार में मेजर कर लोगे। और बड़े वाले जो छड़ है उसकी लंबाई दे रखी है 7.5 फीट। कलर चेंज कर ले, तो यहाँ पे बड़े वाले से नापोगे तो ये आपका आएगा 7.5 फुट। तो टोटल जो डिफरेंस आ रहा है बड़े और छोटे वाले को नापने पे एक बार में आ रहा है 1 फीट का। तो 1 फीट की जो लंबाई है मिनिमम, कम से कम आप 1 फीट इस दोनों छड़ के सहायता से नाप सकते हो। यही आपसे पूछा है कम से कम कितनी लंबाई नापी जा सकती है। तो इसका आंसर जो है सी 1 फुट आपका राइट आंसर होगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक अनुक्रम मतलब एक सीरीज आपको दे रखा है 14 का, 18 का, 20 का, 24 का, 30 का, 32 का। उसके बाद कौन सी नंबर आएगी आपको पूछा है कि प्रत्येक संख्या में एक सरल गणितीय संक्रिया द्वारा अभाज्य संख्याओं का एक अनुक्रम प्राप्त किया जाता है। मतलब ये जो सीरीज है इसमें एक अभाज्य संख्या का रिलेशन है। अब सबसे पहले आपको अभाज्य बता देते हैं। वे इनको बोला जाता है इंग्लिश में प्राइम नंबर, जो कि खुद से कटें या तो 1 से कटें, वो अभाज्य संख्या है। जैसे कि 13 हो गया अभाज्य संख्या। अगर आप 15 को लोगे तो 15 खुद से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये एक भाज्य संख्या है। तो इनके और इनके बीच एक अभाज्य संख्या का रिलेशन है। इसके बाद पूछा है ये आपका आखिरी में कौन सा पद आएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर हम देखेंगे 14 के आसपास अभाज्य संख्या कौन सी है, 13। तो 13 प्लस 1 करने पे क्या आ रहा है, 14। अगर हम 18 देखते हैं तो 18 के पास में संख्या है 18, 17 प्लस 1 करेंगे तो आपका 18 आ जाएगा। उसी तरह से अगर हम 20 को देखते हैं, 20 में ये होगा 19 प्लस 1। और उसी तरह अगर देखें 24 को तो 24 के पहले आता है 23 प्लस 1। इसके बाद आपका आ जाएगा, दे रखा है 30। तो 30 को आप कैसे लिख सकते हो, 29 प्लस 1। इसके बाद आपका है 32। तो 32 को आप लिख सकते हो 31 प्लस 1। अब इसके बाद अगला जो आपका सीरीज का नंबर पूछा है, तो 31 के बाद आपकी कौन सी अभाज्य संख्या होगी। 31 के बाद 33 आएगी, 33 11 से कट जाएगी। 35 7 से कटेगी, 5 से कटेगी, वो दोनों नहीं है। इसके बाद आएगा 37, जो अगली अभाज्य संख्या है। 37 प्लस 1, यही वैल्यू आपको पूछ रखी है, ये हो जाएगा 38। जो अगला नंबर है वो है 38 का। तो यहाँ पे आंसर जो है आपका 38 राइट हो जाएगा। एक मिनट, डू नॉट डिस्टर्ब लगा दिया जाए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे दिया है, एक पुस्तिका जिसके पन्ने सामान्य रूप से हैं, पहले पन्ने की संख्या 1 से प्रारंभ करते हुए अंकित है। मतलब एक आपके पास कोई भी किताब है जिसके पहले पन्ने पे 1 लिखा हुआ है। एक पन्ने पे 2 नंबर होते हैं, फ्रंट पे 1 है तो बैक पे 2 होगा। इसी तरह दूसरा पन्ना है उसके फ्रंट पे 2 है तो बैक पे 3 होगा। इसी तरह कोई भी, मान लीजिए कोई भी पन्ना है, अगर उसके फ्रंट पे x है तो उसके बैक वाले पे x प्लस 1 होगा। इतना तो आपको बात समझ में आ गया होगा। कोई भी संख्या जैसे फ्रंट पे 4 प्रिंट है तो फिर बैक पे 5 प्रिंट होगा। इसी तरह से आपका होता है सीरीज। इस पुस्तिका में एक पन्ना फाड़ लिया जाता है, मतलब कोई एक पन्ना फाड़ लिया जाता है तो आपका x और x प्लस 1 वाला पेज फट गया। बचे हुए पन्नों पर अंकित पृष्ठ की संख्याओं का योग 195 है। फटे हुए पन्नों में से निम्न में से कौन सी संख्या है।
तो आपको सिंपल दिया है, टोटल 1 से स्टार्ट हो रहा है, बचे हुए पन्नों के पृष्ठ संख्याओं का योग 195 है, फटे हुए पन्नों में से निम्न में से कौन सी संख्या है। ये आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पता है 1 2 3 4 से लेके n तक सीरीज जाएगी। टोटल यहाँ पे आपका योग दिया है ना, योग का फार्मूला होता है समेशन ऑफ n प्लस 1 बाई की 2। अगर हम 1 से लेके 10 पेज लें तो n की वैल्यू अगर 10 हो गई तो 10 इंटू 11/2, तो ये आएगा 55। तो 55 और 195 के बीच कोई रिलेशन नहीं है, तो 10 नहीं ले सकते हैं। अब हम n की वैल्यू अगर 20 ले लें, मान के चलते हैं 1 से लेके 20 पेज हैं, तो यहाँ पे 20 गुणित 21 बटे की 2, ये हो जाएगा 10। टोटल सम कितना आएगा 210। टोटल सम आ रहा है 210, लेकिन जो पेज एक फट गया है उसके बाद सम कितना आ रहा है 195। 195 टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है इसके बीच में 15 का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि हम जो 20 माने हैं 20 पन्ना, तो 195 के लगभग आसपास आ रहा है। 210 195 से ज़्यादा है, और पहले बोल चुका है एक पेज फट गया है जिस पे जो आपका संख्या था x और x+1, तो इसमें x और x+1 की कमी है, तो वही कमी को हमको निकालना है। इन दोनों 210 और 195 के बीच की कमी अगर देखी जाए तो डिफरेंस आएगा 15 न, तो योग में 15 कम है, तो योग में 15 वही कम है जो x और x+1 वाला पेज फट गया है। तो यहाँ से हमको x+1 की वैल्यू कितनी आ गई 15। x+1 की वैल्यू कितनी आ गई 15, तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी 14 जाएगा, और यहाँ पे 2x बराबर 14, तो x बराबर 14/2 कितना हो जाएगा 7। तो x और x+1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 7 + 8, तो वो आपका जो पेज फटा है वो आपका 7 और 8, पृष्ठ पे उसके 7 और बैक साइड पे 8 अंकित होगा। यही आपसे पूछा था। अब यहाँ पे आइए आंसर मैच कर लेते हैं। आपका आंसर नंबर बी है 7 और 8, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन को देख। अब ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लग रहा है। माना A3BC और DE2F 4 अंकों की संख्या है, जहाँ प्रत्येक वर्ण का मतलब है आपका ABCD से 3 से बड़े भिन्न अंक को दर्शाया है। मतलब कि जो ABCDEF की वैल्यू है वो 3 से बड़ी है, और ए की वैल्यू एक बार अगर 4 आपने रख दी है तो किसी और वर्ण की वैल्यू 4 नहीं हो सकती है, सबकी अलग अलग वैल्यू होगी। तो यहाँ पे 3 और 2 तो पहले से आ चुका है, ABCD की आप वैल्यू 3 से ज़्यादा रख लीजिए। इसके बाद इन संख्याओं का योग भी दिया है आपको 15902, तो ए और डी के मानों के बीच का अंतर क्या है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये ए है, 3 है, बी है, सी है। क्वेश्चन में आपको क्या दिया, दोनों का योग, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं DE2F, इनका योग कितना दिया है 2, 0, यहाँ पे 9 और ये है 15। अब यहाँ पे अरे यार A3BCDE हमें करना था कलर चेंज, हो गया डिलीट। चलिए कोई बात नहीं, फिर से लिख लेते हैं 20915। अब कलर चेंज कर लिया जाए तो सही रहेगा। अब यहाँ पे क्या बोला है, C और F का अगर योग करेंगे तो आपका इकाई का अंक मतलब यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए, लेकिन C और F की वैल्यू 3 से ज़्यादा है। इसका मतलब कि 12 ही एक ऐसी संख्या है जिसका यूनिट डिजिट 2 हो सकता है। तो C की वैल्यू अगर हम 8 रख लेते हैं, F की वैल्यू अगर हम 4 रख लेते हैं, चाहे तो C की वैल्यू 4 रखिए, F की वैल्यू 8 रखिए, आपकी वैल्यू 12 आएगी। 12 में से यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। इसके बाद आपका एक कैरी चला जाएगा, 2 और 1 कितना हो गया 3। यहाँ पे आ रही वैल्यू 0, मतलब कि ये वैल्यू आपकी 10 के आसपास आएगी। 3 हो चुका है, बी की वैल्यू हम कितना रख सकते हैं 7। अभी हमने कौन कौन सा नंबर रख दिया, 4 भी रख लिया, 8 भी रख लिया, 7 भी रख लिया। अब इसको जोड़ेंगे 10 आएगा, फिर यहाँ से जाएगा एक कैरी, यहाँ पे आपका 3 दिया हुआ है और एक कितना हो गया 4। ई की वैल्यू हम क्या रखेंगे कि 9 आ जाए, 4 है, ई की वैल्यू हम रख लेंगे 5। ई की वैल्यू 5 आ गई, आपका 9 आ गया। अब इसके बाद ए और डी का जो यहाँ से कोई भी कैरी नहीं आएगा,
ए और डी का ऐसा मान रखें कि हमारा 15 आ जाए। तो अगर ए की वैल्यू हम 6 रखते हैं और डी की वैल्यू अगर हम 9 रखते हैं तो मेरा 15 आ जाएगा। या तो ए की वैल्यू आप 9 रख लो, डी की वैल्यू 6 रख लो, उसमें कोई नहीं आना चाहिए, दोनों का योग क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो ये मेरा इक्वेशन सेटिस्फाइड कर जा रहा है। अब इसके बाद पूछा है आपको ए और डी के मानों के बीच का अंतर। ए और डी का हमें मान आ गया है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 3। अब यहाँ से सिंपल हो गया। अब इसके बाद कलर को रेड कर लिया जाए। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आपका राइट आंसर होगा। इसी तरह अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति x किसी कार्य का 20% 8 दिन में पूरा कर देता है। कोई व्यक्ति x है, ये किसी कार्य का 20% का मतलब होता है 1/5 कार्य कितने दिन में कर देता है, 8 दिन में। तो 100% कितने दिन में कर देगा, ये हो जाएगा 8 5 40, 40 डेज में ये पूरा काम कर देगा। उसी तरह एक y व्यक्ति है जो कि 25% काम करता है 6 दिन में। तो 25 का मतलब होता है 1/4, 6 डेज में। तो ये 100% काम कितने दिन में कर देगा, 24, 6 चौके 24, 24 दिन में कर लेगा। अब हमें x और y के दिन पता चल गए। x और y कितना दिन में कर लेगा, ये कर लेगा 20, 1/5 और 40 दिन में कर ले रहा था ये, और ये कर लेगा 24 दिन में। इन दोनों का कितना आ जाएगा, 120। इनकी इफिशियंसी कितनी आ गई, 3 बार में, और 24 से 5 बार में 120 हो जाएगा। टोटल कितना आ गया, 8। अब इसके बाद दिया है यदि दोनों एक साथ काम करते हैं उस कार्य का 40% कितने दिन में पूरा होगा। तो टोटल काम कितना आ रहा है मेरा, 120, इफिशियंसी 8। लेकिन हमें क्या पूछा है, 120 नहीं, 120 का सिर्फ 40%। 120 का 40% कितना होगा, 120 गुणित 4 कितना हो जाएगा, 48। इफिशियंसी कितनी है इनकी, 8। तो यहाँ से नंबर ऑफ डेज निकल जाएंगे। नंबर ऑफ डेज कितना आएंगे, 6। सिंपल आपका हो गया। यहाँ पे सिर्फ आपको जितने परसेंटेज में करके कंफ्यूज किया था, 20% 8 दिन में कर लेता है, तो सिंपल 20% काम अगर 8 दिन में करता है तो 100% काम वो करेगा आपका 40 दिन में। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक वर्ग और एक वृत्त के परिच्छेदन के बिंदुओं की न्यूनतम संख्या 2 है। अच्छा भाई देखते हैं इसको। एक मान लीजिए वृत्त है और एक अगर हम यहाँ पे वर्ग बना दें तो इसके सिर्फ 2 पॉइंट हैं जहाँ पे ये एक दूसरे को कट करते हैं, तो न्यूनतम 2 पॉइंट हो गया, ये तो आप सही है। अब इसके बाद है एक वर्ग और एक वृत्त के परिच्छेदन के बिंदुओं की अधिकतम संख्या 8 है। इसे भी देख लेते हैं। एक मान लीजिए वृत्त बना लिया जाए, इसके अंदर एक वर्ग बना लिया जाए, तो मैक्सिमम कितने पॉइंट हैं, 1 2 3 4। आप चाहो तो वर्ग के भी अंदर वृत्त बना लो तो भी ये 1 2 3 4, 4 ही पॉइंट आ रहे हैं। मैक्सिमम 4 पॉइंट पे ही प्रतिच्छेदन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका दे रखा है 8। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है। सिर्फ यहाँ पे स्टेटमेंट 1 आपका राइट है, तो केवल एक आपका राइट हो जाएगा। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, इसीलिए हम अब आपका यहाँ पे नाव वाला क्वेश्चन आ गया। एक व्यक्ति को धारा की उल्टी दिशा में जाने की अपेक्षा धारा के प्रवाह की दिशा में निश्चित दूरी को नाव द्वारा खेने में आधा समय लगता है। तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम आपको टाइम का रेशियो दिया है। कितना डाउन स्ट्रीम मतलब कि धारा के साथ जाने में 1 समय लगता है, अप स्ट्रीम मतलब कि धारा के विपरीत जाने में आपको 2 समय लगता है। तो टाइम और स्पीड का रेशियो उल्टा होता है। अगर आपको टाइम 1 संबंध 2 है तो स्पीड आपकी आ जाएगी 2 संबंध 1। अब आपसे क्या पूछ रखा है, अचल पानी में अचल पानी में नाव की चाल की धारा होना चाहिए, यहाँ पे नाव भी होगा। यही सब दिक्कत होती है भाई। पेपर बनाते हैं इंग्लिश में, उसको ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में ऑनलाइन, तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दिक्कत यही हो जाती है। इसी को लेके बच्चे आवाज़ उठाते हैं। तो नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात क्या होगा, तो आप सबको पता होगा। अगर ये वाले जो नाव और धारा वाले होते हैं नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं। जो स्पीड ऑफ बोट आती है वो कितनी आती है, अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम बाई 2। जो स्पीड
अप स्ट्रीम और स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम बाई 2। ये आपकी आती है बोट की स्पीड, और पानी की स्पीड क्या आती है एस यू माइनस एस डी अपान 2। अब चाहे एस यू एस डी माइनस एस यू कर लो, माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये आपको सिंपल हमने आपको वाटर का स्पीड बता दिया और बोट का स्पीड बता दिया, ये इसका फार्मूला होता है। आप इस फार्मूले को भी आराम से देख सकते हो। अब यहाँ पे एस यू प्लस एस डी, एस यू कितना दिया है 2, एस डी दिया है 1, ऊपर कितना आएगा 3/2 संबंधे एस यू माइनस एस डी, 2 में से 1 जाएगा 1/2, तो आपका रेशियो कितना आ रहा है 3, हटा ही लेते हैं इसको, 3/2 संबंधे 1/2, तो आपका रेशियो कितना आ रहा है 3:1। तो नाव और पानी का चाल का जो अनुपात है वो है 3:1। यही इस क्वेश्चन में आपको पूछ रखा है। तो ऑप्शन डी जो दिया हुआ है 3:1, 1:3 भी दिया है। यहाँ पे देखिए नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 3:1 है। तो आप इसका भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं में ऐसे कितने युग्म हैं जिनके वर्गों का अंतर 63 है। वर्गों का अंतर है तो सीधे आप निकाल लीजिए x² माइनस वाई स्क्वायर आपको दे रखा है कितना 63। अब यहाँ पे युग्म आपको फाइंड करने हैं। x² को क्या लिख सकते हो x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर 63। अब दोनों के बीच मल्टीप्लाई है, x प्लस वाई की वैल्यू मैक्सिमम आप 63 इंटू 1 कर सकते हो। इसके बाद आएगा आपका 21 गुणित 3 और 7 9 63, 9 इंटू 7। तो ऐसे युग्म जो बन रहे हैं आपके 3 ही पेयर बन पाएंगे, एक तो 63 वाले, एक 21 वाले, एक 9 और 7 वाले। तो यहीं से आपका आ गया, युग्म बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैक्सिमम 3 ही पेयर ऐसे बन सकते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू आप सेटिस्फाइड करके आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ए आपका मैक्सिमम 3 पेयर ऐसे बने जाएंगे, एक 63 गुणित 1, 21 गुणित 3, 9 गुणित 7 वाला। अब ये क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है नंबर क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी भी यूज होगी। यदि भिन्न 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 के अंश और हर दोनों में 5 जोड़ दिया जाता है तो निम्न में से किस एक का मान न्यूनतम परिवर्तन होगा। इसके लिए एक सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है, जिस भी भिन्न भिन्न का मान सबसे हाईएस्ट होगा उसमें अगर हम कोई नंबर जोड़ते हैं तो सबसे कम वेरिएशन, मतलब कि सबसे कम उसके वैल्यू में परिवर्तन जो होता है वो सबसे लीस्ट होगा। तो यहाँ सबसे हाईएस्ट भिन्न कौन सा है 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6। आप या तो एलसीएम लेके कर सकते हैं, ये इजी है वैल्यू, डायरेक्ट हम डिवाइड ही कर लेते हैं। 2/3 कितना हो जाएगा 0.666, 3/4 7.75, 4/5 8.8, 5/6 कितना हो जाएगा 0.8 समथिंग आएगा। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है 5/6। अगर इसके हम हंस और हर में कुछ जोड़ते हैं तो सबसे कम वेरिएशन इसी वाले वैल्यू में होगा, तो 5/6 आपका आंसर होगा। अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं भी पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सब में 5-5 जोड़ के फिर इसके बाद निकाल भी सकते हो। यहाँ पे आप कर लो, सबसे पहले एलसीएम बराबर करना, फिर इसके बाद आपको सारे भिन्न आराम से मिल जाएंगे, फिर उसमें 5 जोड़ना, सबसे ज़्यादा वेरिएशन जिसमें आ जाएगा आप आराम से देख के कर सकते हो। अब इसके बाद यहाँ तक तो आपको आ गया होगा। अगला क्वेश्चन दिया है आपका एक अंक ना एन की वैल्यू 3 से ज़्यादा है, भाज्य है। देखिए हमने कहा था ना, ये जो इंग्लिश से ट्रांसलेट करते हैं, एन की वैल्यू 3 से ज़्यादा है, यहाँ पे कॉमा लगेगा। कॉमा की इंपॉर्टेंस होती है भाई। भाज्य है 3 से, लेकिन 6 से भाज्य नहीं है। एक कोई भी एन नंबर है जिसकी वैल्यू 3 से ज़्यादा है, लेकिन वो 3 से भाज्य है और 6 से भाज्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक 4 से भाज्य है। तो यहाँ पे 3 से भाज्य है और 6 से भाज्य नहीं है, तो 3 से बड़ी ऐसी संख्या कौन सी होगी 4, 5, 6। 6 तो 6 से भाज्य है, 7, 8, 9। 9 को अगर हम लेते हैं n बराबर 9,
n बराबर 9 अगर लिया जाए तो ये 3 से भाज्य हो और 6 से भाज्य नहीं होगा। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 से भाज्य है? अगर हम इसको देखें, ऑप्शन ए देखें 2n, तो 9 दूनी 18, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ये 4 से भाज्य नहीं हो सकता। 2n 9 दूनी 18 प्लस 4 कितना 22, ये भी 4 से नहीं जाएगा। इसके बाद 3n 9 त्रिक 27, ये भी 4 से भाज्य नहीं होगा। और 3n प्लस 1 9 त्रिक 27 प्लस 28 एक 28 हो गया, तो ये आपका 4 से चला जाएगा, 7 बार में 28 से पूरी तरीके से चला जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपका दिमाग लग सकता है। यदि 1 लीटर पानी का भार 1 kg है तो कितने घन मिलीलीटर पानी का भार 10.1 ग्राम होगा? तो 1 लीटर जो होता है वो आपका 10 सेंटीमीटर लंबाई, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली एक किसी भी बर्तन में आप रखोगे तो आपका 1 लीटर आएगा। तो 1 लीटर की वैल्यू अगर हम मीटर में कर लें तो हो जाएगा 0.01 मीटर का क्यूब। अगर हम इसको मिली मीटर में ले जाएं तो मीटर को मिलीमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा होगा, और क्यूब है तो 1000 का 3 बार गुणा होगा तो 10 के घाते 9 आ जाएगा। 10 के घाते 9 का यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 के घाते 3 ऊपर चला जाएगा -3, और 10 के घाते 9, तो 9 -3 कितना हो जाएगा 10 के घाते 6, ये हो जाएगा मिलीमीटर का क्यूब। ये किसका है 1 लीटर, लेकिन 1 लीटर पानी का भार आपको दे रखा है 1 kg। तो 1 लीटर को आप क्या लिख सकते हो, 1 kg को 1000 ग्राम लिख सकते हो, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। अभी आ गया, अब आपको 10.1 ग्राम का भार निकालना है। तो 100 ग्राम 1000 ग्राम की वैल्यू है आपकी 10 के घाते 6 mm, तो 0.1 ग्राम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 के घाते 6 गुणित 10.1 बटे 10 के घाते 3 नीचे चला आएगा, ये हो जाएगा mm का क्यूब, का क्यूब हो जाएगा। तो 10 के घाते 3 ऊपर जाएगा तो ऊपर आएगा 10 के घाते 3 गुणित 10.1, तो यहाँ वैल्यू जो आएगी आपकी, ये आएगी 100। 10.1 ग्राम बराबर 100 mm क्यूब। तो आपका जो आंसर है, आपको यही पूछ रखा है ना, तो कितने घन मिलीमीटर पानी में 10.1 ग्राम होगा, तो 10.1 ग्राम का मान आ गया 100। तो ये आपका आंसर नंबर सी जो है 100 आपका राइट हो जाएगा। 100 mm क्यूब की वैल्यू कितनी आई है 10.1 ग्राम। तो ये आपको सिर्फ इक्वेट करना था। पानी से भरे हुए एक बर्तन का भार 40 kg है। यदि 1/3 भरा हुआ है तो इसका भार 20 kg हो जाता है। खाली बर्तन का भार आपको निकालना है। तो कोई भी बर्तन आपको पानी से भरा हुआ है तो 40 kg है। तो हम मान लेते हैं एक बाल्टी है। इक्वेशन बना के आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा। बाल्टी प्लस पानी से पूरा भरा हुआ है, बाल्टी प्लस वाटर का वेट कितना दिया है 40 kg। ठीक, इसके बाद आपको दिया है इसका भार 20 kg हो जाता है जब इसमें पानी 1/3 होता है। तो बाल्टी प्लस 1/3 ऑफ वाटर तो कितना होता है 20 kg। अब ये आपको निकालना है खाली बर्तन का भार। 2 इक्वेशन 2 अननोन, आपको सिर्फ बर्तन का भार निकालना है। तो वाटर वाले को आप काट दो, तो यहाँ से आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 से गुणा करोगे तो ये वाला कटेगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, ये हो जाएगा कितना 3b। 3b में से एक b जाएगा, कितना बचेगा 2b बराबर कितना आएगा, यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी माइनस, ये हो जाएगा 60। 60 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा 20। तो बाल्टी का भार कितना आ गया आपका, बाल्टी का भार आ गया है आपका 10। तो आपका जो बर्तन को ही मैंने बाल्टी माना था, बाल्टी का भार आ गया है 10 kg। सिर्फ आपको इक्वेशन बनाना था, वहाँ से ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए 10 kg आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक मेढक फिसलन वाली दीवार पे 4.5 मीटर गहरे एक सूखे कुएं से बाहर आने की कोशिश करता है। प्रत्येक बार मेढक 30 सेंटीमीटर फुदकता है और 15 सेंटीमीटर नीचे चला जाता है। एक छलांग में 30 सेंटीमीटर ऊपर गया, लेकिन 15 सेंटीमीटर फिसल के नीचे आता है। तो एक छलांग में टोटल वो 15 सेंटीमीटर ही ऊपर चढ़ पा रहा है। ठीक है,
तो कुएं से बाहर आने के लिए मेढक को कितना फुदकना पड़ेगा? फुदकन की संख्या आपको निकालनी है, मतलब कितनी उछाल पे वो पूरे कुएं को पार कर जाएगा। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं। जो टोटल कुएं की ऊंचाई है वो है 450 सेंटीमीटर। मीटर में दिया हमने, सेंटीमीटर में चेंज कर लिया है। जब वो आखिरी छलांग मारेगा, जो उसका लास्ट छलांग होगा, लास्ट छलांग में वो 30 सेंटीमीटर की दूरी तय कर लेगा। 30 सेंटीमीटर की दूरी तय कर लेगा, आखिरी पे फिर वो फिसलता नहीं है। यही इसमें इम्पॉर्टेंट होता है। जो लास्ट छलांग है उसमें से हम 420 हो जाएगा, तो ये 420 सेंटीमीटर की जो दूरी तय करेगा, ये उछलेगा फिर फिसलेगा, उछलेगा फिर फिसलेगा। लेकिन जो लास्ट वाला छलांग है 420 के बाद वो जो मारेगा 30 सेंटीमीटर, तो 450 पे पहुंच जाएगा। बस इतना कॉन्सेप्ट आ गया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लास्ट वाला छलांग हम निकाल लिए, इसको आखिरी में ऐड कर देंगे। एक छलांग जितना भी आंसर आएगा उसमें ये लास्ट वाले छलांग को ऐड करेंगे, ये आपका आंसर होगा। 420 सेंटीमीटर को एक छलांग में टोटल वो कितना जाता है, 30 सेंटीमीटर गया, 15 सेंटीमीटर फिसल गया। टोटल वो एक छलांग में 15 सेंटीमीटर ही चढ़ पा रहा है। तो 420/15 करेंगे तो 15 से कितनी बार में चला जाएगा, 15 दूनी की 30, फिर 30 हो गया, फिर 120 बचेगा, 15 अठे 120, हाँ सही है। 28 छलांग में 420 सेंटीमीटर जाता है, और लास्ट वाला जब छलांग मारेगा तो 450 पे वो पहुंच जाएगा। तो 28 यहाँ पे लास्ट वाले में आप जोड़ दोगे तो टोटल कितना आएगा, 29 छलांग। यही आपसे पूछ रखा है। इतना ही इसमें कॉन्सेप्ट है, इससे ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये मेढक वाला हो गया। इसी तरह बंदर वाला होता है, पोल पे चढ़ता है, वहाँ ग्रीस लगा होता है। तो इसमें सिर्फ आपको लास्ट वाले का ध्यान रखना है, लास्ट वाली दूरी आप घटा के आराम से कर लोगे। तो यहाँ पे जो आंसर है आपका, आंसर बी, 29 बार उछलेगा तो वो पहुँच जाएगा। आप इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन दिया है, एक बोतल में द्रव ए की 20 लीटर मात्रा है। इसमें से द्रव ए 4 लीटर मात्रा बाहर निकाल दी जाती है और द्रव बी की उतनी ही मात्रा वापस डाल दी जाती है। फिर से मिश्रण में 4 लीटर मात्रा बाहर निकाल दी जाती है और द्रव बी को उतनी ही मात्रा में वापस डाल दी जाती है। मतलब एक ही काम को 2 बार किया गया है। अंतिम मिश्रण में द्रव ए की मात्रा का द्रव बी की मात्रा से अनुपात आपको निकालना है। लास्ट में आपको ए और बी का रेशियो चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपका कितना है, 20 लीटर टोटल जो भी क्वांटिटी है दूध है, दूध ही मान लेते हैं, दूध पानी से करेंगे तो थोड़ा आपके समझने में ईजी रहेगा। 20 लीटर दूध है। अब एक कोई बाल्टा वाला जाता है, वहाँ से 4 लीटर दूध निकाल के इसमें 4 लीटर पानी मिला देता है। तो जो आपके एक्चुअल 1/5 आपका रेशियो आ गया, तो 1/5 है। तो इसमें क्या है, 5 में 1 लीटर वो दूध निकाल दिया और 1 लीटर पानी ऐड कर दिया। तो अब आपके जो टोटल क्वांटिटी होगी वो 5 लीटर ही है। तो क्वांटिटी आपकी क्या है, 5। लेकिन इस 5 में आपका दूध भी है प्लस पानी भी है, और ऊपर अब इसमें दूध कितना बचा है, 5 में से 1 गया है तो 4। तो आपकी जो दूध की मात्रा है वो है 4। ये ब्लैक कैसे हो गया, 1 मिनट इसको सही कर लेते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। ये कितना था, हमने 20 में से 4 निकाल लिया, 1/5। अब 5 में से कितना निकाले हैं, 1 निकाल लिए, तो 4 दूध बचा है और 5 है दूध के साथ पानी। तो इस प्रक्रिया को 2 बार दोहराई जाती है, तो इसका हम डायरेक्ट कर देंगे स्क्वायर। अगर 3 बार की जाती तो इसका क्यूब कर देते। 2 बार बोला है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16/25। ठीक, तो ये 25 है, ये इसमें दूध भी है प्लस पानी भी है, ये मिक्सचर आया है। प्लस 16 जो है ये सिर्फ दूध का है। तो आपके टोटल 25 में 16 दूध है, तो पानी कितनी है, 25 माइनस 16 कितना होगा, 9। तो आपको यही पूछा है, द्रव ए की मात्रा और बी की मात्रा का अनुपात। ए संबंधे बी, ए आपका दिख रहा है 16, पानी की मात्रा आपको निकालनी कितनी है, 25 में से 16 घटाओगे तो 9। तो आपका रेशियो कितना आ गया, 16 संबंधे 9। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 16 संबंधे 9 आपका आंसर हो गया। यहाँ पे दिया हुआ है, ये औसत वाला क्वेश्चन है, जो कि क्रिकेट वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको आप एक बार ज़रूर समझ लीजिए।
एक बल्लेबाज की उसकी 50वीं पारी के बाद औसत 46.4 था। 60वीं पारी के बाद उसका औसत 2.6 बढ़ जाता है। जब भी औसत बढ़ेगा तो वो टोटल में बढ़ेगा। औसत एक ऐसी चीज़ है, अगर उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है 2.6 का, तो 1 से लेके 60 सारे वैल्यू में 2.6 का इंक्रीमेंट होगा। टोटल 60 में कितना इंक्रीमेंट होगा? 60 गुणित 2.6, मतलब टोटल 60 गुणित 2.6, 26 छक्का 156। 156 रन इंक्रीज करेगा तब आपके 2.6 आपके औसत में बढ़ेगा। तो पिछली 10 पारियों में उसका औसत स्कोर क्या था? तो पिछली 10 पारियों का आपका औसत पूछ लिया है। तो 46 आपका हो चुका है, 46.4 तो पहले से ही है, प्लस कितना और ऐड हुआ है औसत, जिससे आपका ओवरऑल 2.6 बढ़ गया है, यही आपको निकालना है। तो यहाँ तक जैसे आपको दे रखा है, पहले 50 पारियों में उसका, पहले 50 पारियों में उसका है 46.4, इसके बाद 10 पारी और खेलता है तो ये आपका 60 पारी हो गया। ये है 10 पारी और खेल के टोटल 60 पारी। इसमें औसत निकालना है आपको। टोटल कितना औसत बढ़ जाता है? 2.6। 2.6 टोटल में बढ़ता है, मतलब कुल 60 में कितने रन और जोड़े गए हैं? 156 रन। तो जो 156 रन जोड़े गए हैं ये आखिरी के 10 पारी में ही तो जोड़े गए हैं, क्योंकि 50 पारी तक तो उसका 46.4 था, लेकिन 10 पारी में उसने 156 रन और जोड़ दिए, जिससे उसका ओवरऑल 2.6 बढ़ जाता है। तो 10 पारी में इसका औसत कितना हो जाएगा? 15.6, मतलब कि 46.4 तो इसका औसत था ही, प्लस 15.6 और उसने ऐड कर दिया। ये नंबर आपका इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपका ये वैल्यू 46.4 और 15.6 ऐड करोगे तो 6 जीरो हो गया, 6 दूनी के 12 और ये 62। तो 10 पारियों में उसका औसत स्कोर क्या है? 62। 46.4 पहले से था, प्लस 15.6 उसने और ऐड किया, जिससे कि ओवरऑल 2.6 का एडिशन हो गया उसमें। तो यहाँ पे आपका आंसर नंबर कितना आएगा? 62। अब इसके बाद अगला ये क्वेश्चन भी देखिए। चावल के प्रति किलो मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपये में 6 किलो कम चावल खरीदता है। चावल के प्रति किलो प्रारंभिक मूल्य क्या था? अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है? देखिए, यहाँ पे एक्सपेंडिचर जो है वो आपका फिक्स रहेगा, 1200 रुपये ही आपको खर्च करना है, मतलब आप 1200 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं करोगे। ये प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस अगर बढ़ेगी तो क्वांटिटी आप घटा दोगे, प्राइस अगर कम हो गई तो आप ज़्यादा क्वांटिटी खरीदोगे, क्योंकि आपको 1200 रुपये उसको देने हैं। तो अगर प्राइस बढ़ता है तो आपको कम तौल के देगा, प्राइस कम है तो ज़्यादा तौल के देगा। सिंपल सी बात है। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो जो इनके बीच रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है, P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Q। ठीक, प्राइस में कितनी वृद्धि हो रही है? 25% की। तो 25 होता है 1/4। तो पहले प्राइस कितना था? 4 रुपये, अब प्राइस हो गया है 4 का 25% बढ़ गया है, तो अब हो जाएगा 5। 4 में 1 की बढ़ोतरी, यही होता है 25%। तो इसकी क्वांटिटी जो हो जाएगी, इसकी क्वांटिटी ठीक इसकी उल्टी होगी। पहले अगर 5 खरीद रहा था तो अब ये कितना खरीदेगा? 4, क्योंकि इन दोनों का देखिए मल्टीप्लाई करोगे, 4 गुणित 5 20, 5 गुणित 4 20, ये आपका सेम होना चाहिए। अब यहाँ क्या बोल रहा है? क्वांटिटी में कितनी कमी आ गई है? पहले 5 किलो खरीदता था, अब 4 किलो, 1 की कमी आई है। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 6 की कमी आई है। तो आपको 1 से 6 जाने के लिए 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो पहले क्वांटिटी कितनी खरीदता था? यहाँ पे 5 है तो इसमें 6 से गुणा कर दोगे तो आपकी ओरिजिनल क्वांटिटी आ जाएगी 30 किलो। पहले वो 30 किलो खरीदता था, और चावल का प्रति किलो प्रारंभिक मूल्य ही आपको निकालना है। यहाँ पे आपको पता है 1200 रुपये आप खर्च करके 30 किलो चावल खरीदते थे। ठीक, तो आपको 1 किलो चावल का मान निकालना है। यहाँ से तो ईजी है, 3 चौके 12, तो पहले 40 रुपये किलो चावल आपका था। अगर बाद में भी पूछेगा तो बाद में भी आप आराम से निकाल लोगे। अब कितना? पहले 30 था, अब 24 किलो ही खरीद रहा है, तो यहाँ से हर चीज़ आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक शिक्षक और 3 छात्रों की औसत आयु
20 वर्ष है। यदि 3 छात्र समान आयु के हों और शिक्षक तथा प्रत्येक छात्र की आयु का अंतर 20 हो, शिक्षक की आयु कितनी है? तो एज वाला क्वेश्चन है। यहाँ भी आप आराम से एक बना लीजिए इक्वेशन, वहाँ से आराम से ये हो जाएगा सॉल्व। तो यहाँ पे आपको दिया है एक टीचर है प्लस 3 है स्टूडेंट, इनका औसत दे रखा है 20, तो औसत बटे कितना होता है, नंबर ऑफ टीचर और 3 स्टूडेंट, तो 4। ठीक, ये आपका इतना इक्वेशन है। औसत का इक्वेशन इतना होता है, ये आप सबको पता है। अब यहाँ से t प्लस 3s बराबर कितना हो जाएगा, 4 का इधर गुणा होगा 80। तो एक टीचर और 3 स्टूडेंट के आयु का योग कितना होगा, 80। अब इसके बाद दूसरा दिया है शिक्षक तथा प्रत्येक छात्र के आयु का अंतर 20 है, तो t माइनस स्टूडेंट दे रखा है कितना, 20। आपको निकालना है शिक्षक की आयु। दो इक्वेशन, दो अननोन, आराम से निकल जाएगा। आपको टी ही निकालना है यहाँ पे, तो आप सीधे टी एस वाले को काटोगे। एस को काटने के लिए आपको यहाँ करना पड़ेगा 3 से गुणा। 3 से आप जैसे ही गुणा करोगे एस कट जाएगा और ये आपका एडिशन होगा। तो 3 और 1 कितना होगा, 4t की वैल्यू कितनी आएगी, 20 तिहाई 60 प्लस 80 कितना होगा, 140। अब 4 से 140 को काटोगे तो आएगा आपका 35। तो टी की एज आ गई आपकी 35 साल। तो यही आपको पूछा है, टी की आयु कितनी है, तो टी की आयु है 35 वर्ष। तो आंसर नंबर सी जो है आपका राइट है। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति एक कार खरीदा, कितने में, 3 लाख रुपए में। नहीं, एक व्यक्ति ने एक कार खरीदी और 3 लाख रुपए में बेच दी। ठीक है, यदि उसे 20% की हानि उठानी पड़ी तो उस कार को खरीदने में कितने रुपए खर्च किए गए। तो यहाँ पे सिंपली अगर 20% की हानि हो रही है तो हमें 80% ही रुपए मिले हैं। 80% की वैल्यू कितनी है, 3 लाख रुपए। 5 जीरो इसमें लगा लीजिए। अब इसके बाद आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। 3 लाख आप जीरो ऐड करिए बटे यहाँ 80 कर लीजिए, गुणित 100। तो डायरेक्ट 8 से काटते हैं, 8 तरीके 24, 56, फिर कितना होगा 7, फिर होगा 5। तो 375 जिसमें भी आएगा आंसर वो आपका सही हो जाएगा। 375 वाला देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी है। 3,75,000 रुपये की उन्होंने खरीदी थी लेकिन बेच दी है 3 लाख रुपए में, तो उनको 20% की हानि हो गई है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 और 100 के मध्य कितनी ऐसी पूर्ण संख्याएं हैं जिनमें एक अंक 4 है लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है। मतलब कि 1 से लेकर 100 तक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसके अंदर 4 तो आएगा लेकिन वो 4 से विभाज्य नहीं होगा। अगर हम बात करें 1 से लेकर 10 के बीच में एक ही बार 4 आता है, वो 4 से विभाज्य है। 10 से लेके अगर हम 20 की बात करें तो 14 आता है जो कि 4 से विभाज्य नहीं है। और 20 से लेकर 30 के बीच बात करें तो 24 आएगा, 24 4 से विभाज्य होता है। 30 से लेकर 40 के बीच में 34 आएगा, 34 4 से विभाज्य नहीं होगा। और 40 से लेकर 50 के बीच में कई नंबर आएंगे, 41 आएगा, 42 आएगा, 43 आएगा, 44 तो हो जाएगा, 45 आएगा, 46 आएगा, 47 आएगा, 48 विभाज्य है, 49 आएगा। फिर इसके बाद 54 भी हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद आएगा 64 तो हो जाता है, फिर आएगा 74, फिर 84 चला जाएगा, फिर आएगा 94। यही आपको निकालना था कितनी संख्याएं हैं पूर्ण संख्या। आप इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने नंबर हैं, 12। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। सिंपली इसमें आपको क्या करना था कि ऐसे नंबर ढूंढने थे जिसमें 4 आए और वो 4 से विभाज्य ना हो। तो 14 34 41 ये सब आपके, इसमें 4 तो आया है लेकिन ये 4 से विभाज्य नहीं है। सिंपली यही कहा था इसने। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे मूल्य वर्ग 50, 100, 200, 500 और 2000 के साथ एक समय में कम से कम 3 मूल्य वर्गों को लेते हुए विभिन्न धनराशि बनाई जा सकती है। ये सिंपली आपका कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। NCR, टोटल n की वैल्यू कितनी दे रखी है, कितनी है, 50, 100, 200, 500 और 2000 की नोटें हैं। तो n की वैल्यू कितनी होगी, 5। 5 टाइप की नोटें हैं, कम से कम 3 मूल्य वर्गों को लेते हुए। r कितना लेना है, कम से कम 3।
NCR की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5C3। अगर आपको इसका फार्मूला नहीं भी आता है तो भी हम बता देते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपान r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल। ये फार्मूला है, आप आराम से लगाओ। 5 फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 5 गुणित 4 इंटू 3 फैक्टोरियल से आगे का 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, बट नीचे बचेगा 5 में से 3 जाएगा 2, 2 फैक्टोरियल का मान 2 ही होता है, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 10। तो सिर्फ आपको सिर्फ सॉल्यूशन करना है। टोटल कितने टाइप से बनाई जा सकती हैं, वो है 10। तो परमुटेशन और कम्यूटेशन के भी क्वेश्चन आते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है 10, ये आपका राइट हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन अगर देखें, अगला क्वेश्चन है n के किस मान के लिए 10 के पावर n+1 में अंकों का योग 2 है। अब यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है, अंकों का योग दिया है। जैसे 10 + 1, इसमें अंकों का योग कितना है, 1 0 + 1 कितना आएगा 2। 100 आया है तो भी अंकों का योग क्या है, 1 0 0 + 1 कितना आएगा 2। 1000 भी आएगा +1 भी करोगे तो भी इसका योग 2 आएगा। मतलब 10 के खाते कुछ भी आएगा आपका, इनका योग 2 ही आएगा। तो सबसे पहले n बराबर 0, n बराबर 0 रखोगे तो 10 के खाते 0, 1 + 1 2, पहला सेटिस्फाइड कर रहा है। किसी पूर्ण संख्या n के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, पूर्ण संख्या जो होती है वो आपकी 0 से स्टार्ट होगी। 0 ना आपकी धनात्मक है न ऋणात्मक है, ये पूर्ण संख्या के अंदर आती है। तो पहला ऑप्शन तो इसमें इनबिल्ट है। अगर 10 के घाते 5 भी आता है तो भी उनके अंकों का योग क्या होगा 2। अभी हमने आपको बताया कैसे अंकों का योग निकालते हैं। 10 के बाद अगर 5 जीरो लगा दो, 1000 जीरो लगा दो, +1 करो तो भी अंकों का योग 2 ही आएगा। तो ये तो आपका कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसके बाद तीसरा देखते हैं, तीसरे में क्या लिखा है। तीसरा वाला कह रहा है केवल किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए। अभी तो मेरा 0 पे सेटिस्फाइड कर गया, 0 मेरा धनात्मक नहीं है तो ये गलत हो गया ऑप्शन। ये वाला अभी तक आ रहा है किसी वास्तविक संख्या n के लिए। वास्तविक संख्या में आपके निगेटिव नंबर मतलब ऋणात्मक संख्या भी वास्तविक संख्या के ही अंदर आते हैं। 10 के खाते -5 कर दोगे तब तो अंकों का योग 2 नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपका वास्तविक संख्या n के लिए तो ये आपका गलत हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 2500 रुपये की एक धनराशि x, y और z में 1 संबंधे 2, 3 संबंधे 4, 5 संबंधे 6 के अनुपात में वितरित किया जाता है। अधिकतम अंश और न्यूनतम अंश के बीच का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले बटे वाला है, इसका आप एलसीएम लीजिए। 2 4 6 का एलसीएम कितना होगा 12। जब 12 में करोगे तो पहला वाला कितना आएगा 6 संबंधे, फिर 12 के लिए 4 में 3 का गुणा करना पड़ेगा तो 3 में ऊपर कितना होगा 9 संबंधे। 6 के लिए 12 कितना होगा 10, सबके बटे भी 12 आएगा। ठीक, तो 12 से 12 कट जाएगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इतना लिख सकते हो 6 9 और 10। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 2500। 6 + 9 + 10 25, 25 तो एक अंश की वैल्यू है आपकी 2500 बटे 25 कितना 100। आपको पूछ रखा है अधिकतम अंश और न्यूनतम अंश के बीच का अंतर। अधिकतम अंश है आपका 10, न्यूनतम है 6, दोनों के बीच का अंतर है 4। एक अंश की वैल्यू 100 है तो 4 अंश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400। सिंपल, ये इतना ही क्वेश्चन था आपका। तो जो भी ऑप्शन आपका 400 आया है उसको आप टिक कर दीजिए। ऑप्शन सी देखिए आपका 400 है, ऑप्शन सी ये राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को लास्ट रखते हैं क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो रहा है। आवर्त दशमलव निरूपण में 1.27, 2.27, 1.272727 किसके समान है। ये सिंपली आपका लिख रखा है 1.27। एक मिनट ब्लैक को हटा लिया जाए। इसको आप सिंपली लिख सकते हो 1.27 का बार। इसको भिन्न में कैसे लिखा जाता है ये हम आपको बताते हैं। अगर आपको ये नहीं आता प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए वहाँ हमने बार वाले क्वेश्चन को कराया है, 5 से 6 मिनट की वीडियो है।
उसमें आप आराम से देख के समझ सकते हो। 1.27 को कैसे आप लिखोगे? इसको लिखने का सिंपल तरीका होता है 127 माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है वो वाली संख्या इसमें घट जाएगी। तो 2.7 के पहले 1 है, 1 इसमें घटा के जितने नंबर के ऊपर बार लगा है उतनी बार 9 आता है। ठीक, 127 में से 126/99, अगर आप इसको 9 से काटोगे तो 11 बार में जाएगा। 9 एक कम 9, 9 चौके 36, 14/11 जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन को लास्ट करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पे नए हो या पुराने हो, वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी भाई कर दो। ठीक है, अब इतना ही रहने देते हैं। बाकी हम एनटीपीसी का एक और भी करवा चुके हैं, 1 घंटे का उसमें है, परसेंटेज के हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के हैं, और CISI वाले क्वेश्चन हैं। तो उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो, अगर वो वीडियो ज़्यादा देखी जाएगी तो उसके बाद हम उसका पार्ट 2 भी बना देंगे। जितने भी एनटीपीसी के जो क्वेश्चन आए हैं, मैक्सिमम मेरा फोकस उस पर ही रहता है, जो भी क्वेश्चन आए हैं आपके एग्ज़ाम के अंदर उनको सॉल्व कराया जाए, क्योंकि वहीं से आपको मालूम चलेगा टाइप। आप चैप्टर कई बार पढ़ते हो, लेकिन चैप्टर पढ़ने से सिर्फ तैयारी नहीं होती जब तक कि आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ना करो। ठीक, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अब ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।